वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न या ये कहें तथ्यों के बारे में। ये जो तथ्य हैं वो वन लाइनर के रूप में आपके सामने रखे जा रहे हैं और इन तथ्यों को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और इनको याद रखना है। और ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे सामने जो पहला तथ्य है, तथ्य ये है कि गामा किरणें क्या होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि गामा किरणें क्या होती हैं और गामा किरणों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं। क्या? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा हाई एनर्जी की ये रेज हैं गामा किरणें। अच्छा, दूसरा फैक्ट ये है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए बोरान की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी? बोरान की रॉड। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु क्या है, वायु क्या है, तो वायु जो है वो मिश्रण है। मिश्रण किसका है? जो डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इस तरह की गैसों का सम्मिश्रण आपको मिलेगा किसमें? वायु में। अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया क्या है, तो अमोनिया ये है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये एक रासायनिक यौगिक है। अगला फैक्ट, अगर आपसे पूछा जाए हीरा क्या है, हीरा, डायमंड। डायमंड एक एलिमेंट है, किसका है? ये एक्चुअली में अपरूप है कार्बन का। कार्बन का अपरूप है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के अपरूप बताइए, तो कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप हैं, एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। तो दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप या अपरूप कहे जाते हैं। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगर मैं रासायनिक सूत्र पूछूं जल का, तो वह है क्या? H2O। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और इसके साथ दूसरा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं किसमें? H2O में, या ये कहें जल में। दूसरा फैक्ट ये है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, ध्यान दीजिए, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनेगा? वो होगा यौगिक, कंपाउंड। और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में जब आप मिलाओगे तो वो कहलाएगा मिश्रण या मिक्सचर। तो मिश्रण और यौगिक में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस आपको ऐसे याद रखना है, क्या? कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनेगा वो मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण होगा। लेकिन जब आप निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या होगा? यौगिक होगा, ठीक है। अगला तथ्य ये है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। अगला फैक्ट ये है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ मिले होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं। तो विरंजक चूर्ण क्या है? कंपाउंड है। अगला, वह वैज्ञानिक जिसने जिसने परमाणु सिद्धांत, ठीक, जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, उनका नाम था जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक या ये कहें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जैसे एक, ये समझिए इसको, ये एक परमाणु की संरचना है, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसके जो चारों तरफ का जो कक्षक होता है इसमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे ये पावर में, इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से
हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु विद्युत क्या होते हैं, मतलब इन पे चार्ज कैसा होता है, ठीक है, फिर से समझिए इस प्रश्न को। परमाणु विद्युत क्या होते हैं या इन पे चार्ज कैसा होता है, तो ओवरऑल जो एटम पे चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता है, यह कहें कि ओवरऑल जो एटम होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये है सोडियम। तो सोडियम को इस तरह से नहीं लिखना होता है, ये ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इधर जो है ये है परमाणु क्रमांक और ऊपर ये जो लिखा गया है ये है परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 22। अगर इससे एक बीटा पार्टिकल, क्या एक बीटा कण का उत्सर्जन हो जाए तो जो इससे पदार्थ बनेगा वो मैग्नीशियम होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी तत्व से बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो जितने बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होगा उसके परमाणु क्रमांक में उतने की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन हुआ तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, तो 11 से क्या हो जाएगा 12। तो 12 परमाणु क्रमांक वाला अगर तत्व है तो क्या है, वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी को हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर जो डिकेइंग प्रोसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ है उसको आप 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए या 10 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो उसके रेडियोधर्मी क्षारण दर जो है अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगला फैक्ट ये है कि परमाणविक संख्या जेड है, ठीक है, या ये कहें एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है, एवं द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास जो है वो है ए। तो ऐसे प्रमाण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, परमाणविक संख्या या एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉनों की भी संख्या होती है और उसी के बराबर जो है इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है किसी भी परमाणु के लिए, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, तो परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की भी संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, जब अगर परमाणु की संख्या जेड है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जेड हो जाएगी। तत्व यूरेनियम 235, ठीक है, फिर जैसे मैंने सोडियम को लिखा था ये इस तरह से नहीं लिखना है, कुछ ऐसे लिखना होता है, ठीक है, यूरेनियम 235 ऐसे लिखा जाए, ठीक है, नीचे 92 लिखे, उधर जो ऊपर 235। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या, जैसे मैंने सोडियम के एग्जाम्पल में बताया कि ये क्या है, ये जो 92 आपने लिखा है ये होगा यहाँ पे परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या दिखाई पड़ रहा है, 92, तो प्रोटॉनों की संख्या 92। अच्छा, दूसरा फैक्ट ये है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ओके, परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि परमाणु संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11, तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11। अब बात आती है कि हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर होगा जो भी परमाणु द्रव्यमान है, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या है, एटॉमिक मास है 23। इस एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर घटा दो, ठीक है, एटॉमिक नंबर घटा दो, तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है 23, 23 माइनस 11, ये बराबर हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम 238, फिर मैं कहूंगा आप ऐसे लिखिए, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान है 238, उसमें से परमाणु संख्या घटा दीजिए। तो जब हम 238 में से 92 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 146। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 146। तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है।
द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ये दोनों जो है अलग हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की अगर बात की जाए, इफेक्टिव रेडाई की बात की जाए, रेडियस की बात की जाए, तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम की रेंज, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना, 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज की परमाणु की त्रिज्या होती है। अगला फैक्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ये रिपीटेड फैक्ट है, ठीक। परमाणु की संख्या अगर 35 है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान। अगर परमाणु द्रव्यमान 35 है, ठीक, अगर परमाणु संख्या, अगर एटॉमिक नंबर 35 है, तब तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ये है परमाणु द्रव्यमान, तो इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगला, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास बराबर होगा क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना इन्होंने बताया? 2। प्रोटॉन कितना बताया? 2। तो 2 + 2, 2 + 2 = 4। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, ऋणावेशित परमाणु, ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। जैसे मान लिया कि कोई एलिमेंट है, क्या है? ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित एलिमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्लोरीन में हो जाएगी। वैसे एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का क्या? 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी वो आप समझिए। अगर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18, एक बढ़ जाएगा, 17 1 18। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो है, भले निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो एलिमेंट, प्रोटॉन की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगी। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो अब देखिए, तो ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन से एक अधिक है। ये कहें कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके चले गए। यह सिद्ध करता है कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है। अगला, तत्वों की प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, या ये कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 एंड 1, 2 8 10 1 11। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उससे हम परमाणु संख्या नहीं निकाल सकते। अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? का नाम है हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता, ये कहे रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले की। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा कण। तो अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? तो ये श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। कहीं कहीं पे आपको किताबों में देखने को मिलेगा कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों की खोज का श्रेय जो है वो रदरफोर्ड को दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की और गामा किरणों की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है पॉल विलार्ड को। किसको? पॉल विलार्ड को। नेक्स्ट, अल्फा किरणें क्या है? वो है हीलियम एटम का पॉजिटिव चार्ज। ये है हीलियम, इस पे डबल
डबल धनायन या ये कहें कि द्विधनायन जो हीलियम आयन होता है, यह हीलियम आयन ही क्या है, अल्फा किरण है। अल्फा किरण का इस तरीके से सिंबल है। बीटा किरणें क्या है, बीटा किरणें ऋणांशित कणों से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉम्पसन ने की। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाएगा, गोल्डस्टीन को जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किस वर्ष में की, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कार्य के साथ जुड़ा है, वो है बोस, सत्येंद्र बोस। ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या है, वो है हिग्स बोसान। याद रखिएगा, हिग्स हिग्स बोसॉन। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन में जो बोसॉन है वो बोस से जुड़ा हुआ है। ठीक, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो जैसे मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया था पहले भी, फिर इस तरह से एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये क्या है, ये सेंटर में आपको न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा क्या होगी, धनात्मक होती है। ठीक है, कैसी होगी, पॉजिटिव ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए हम C12 का यूज करते हैं। किसका, C12। तो किसी भी एटम का अगर परमाणु भार निकालना होता है तो हम इसकी तुलना करेंगे कार्बन 12 के 1/12 भाग से, वो कितना भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ये सही बात है। कोई भी एटम आप ले लीजिए, कोई भी एटम, उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, मास नंबर, वो हमेशा जो है वो परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये थे हाइजेनबर्ग। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो उन्होंने अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की खोज की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पे, परमाणु संख्या पे, या ये कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, या परमाणु क्रमांक, या एटॉमिक नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। मेसान के खोजकर्ता कौन है, युकावा। युकावा ने मेसान की खोज की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। परमाणु क्रमांक 19 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 19 जो है परमाणु क्रमांक होता है किसका, पोटेशियम का। किसका, पोटेशियम का, जिसका संकेत K है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 1, 2 8 10 8 18 1 19। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण संरूपण धातु तत्व के लिए, अगर मेटेलिक एलिमेंट की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, उसकी जो अंतिम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होने चाहिए। तो जैसे ये है पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है 2881। ठीक, तो लास्ट कोर्स में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे तत्व को वो दे सके। ठीक है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को देते हैं वो कहलाते हैं मेटल। ये डेफिनेशन याद रखिएगा मेटेलिक के लिए। ठीक है, अगला, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्र। जैसे मान लें कि ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पिन करेगा और दूसरा ऐसे। तो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, ये कह सकते हैं विपरीत चक्रण करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो जैसे मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, पोटेशियम का कितना है, 19 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 8 1। अगर 19 का लिख रहे हैं तो 2 8 8 1। तो ये क्या है, ये है दूसरी कक्षा,
तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 8। स्थिर स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या बढ़ जाता है? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? ये है अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। गैसों के विसरण के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों का विसरण का नियम, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का जो लॉ है वो ग्राहम का था। अमोनिया जो है, अमोनिया जो गैस है जिसका सूत्र है NH3, ये जो है वायु से हल्की गैस है। अगला फैक्ट, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण PV=nRT में R क्या है? R जो है 1 मोल गैस को रिप्रेजेंट करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए होता है। आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आरेखित चक्र रेखा आइसोथर्मल्स कहलाती है। क्या? समतापी रेखा या आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? मोल की संख्या पे। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम कितना होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे सभी गैसें शून्य आयतन को प्राप्त करती हैं और परम ताप का मान भी यही होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से क्या है? सैद्धांतिक रूप से जो है वो न्यूनतम संभव तापमान है। अच्छा, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाएंगे? ईंधन कहलाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस है क्या? ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो यूज होता है वो होता है मरकैप्टन। ठीक है, याद रखिएगा, मरकैप्टन। तो जो LPG गैस जो खाना बनता है किचन में, जो सिलेंडर होती है, ठीक है, उसमें जो गैस इस्तेमाल होती है और उस गैस में जो बदबू आती है या गंध जो आती है वो मरकैप्टन की वजह से आती है। और LPG में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो उसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। लेकिन जो महक आती है या ये कहें बदबू जो आती है वो मरकैप्टन की वजह से आती है। तो ये चीज याद रखिएगा। अपना इंस्टीट्यूट जो है वो MP पटवारी के लिए स्पेशल या ये कहें मेगा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि 10 जनवरी से ये टेस्ट चल रहा है। इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं, जिसमें 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं। 12 टॉपिक वाइज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 10 जनवरी से लेके जो 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये जो 8 टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में 8 सब्जेक्ट रखे गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य प्रबंधन, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक अभियोगिता। ठीक, तो इनके जो है वो टॉपिक वाइज 8 टेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद 3 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक ये जो 4 टेस्ट होंगे वो कंबाइंड होंगे, जिसमें जैसे अगर 3 फरवरी का जो टेस्ट होगा उसमें समान हिंदी के साथ समान अंग्रेजी के प्रश्न होंगे और 6 फरवरी को समान विज्ञान के साथ समान ज्ञान। तो इस तरीके से ये 4 टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके जो 12 टेस्ट हैं वो जो होंगे वो सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज, जिसमें से 8 जो है एक एक सब्जेक्ट और बाकी के जो 4 है वो 2 सब्जेक्ट का कंबाइंड होगा। इसके बाद 13वां टेस्ट से लेके जो 20 टेस्ट है, ये जो 8 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 200 रखी जाएगी। कितनी? 200। तो इसमें पूरे 8 सब्जेक्ट को जो है समावेशित किया जाएगा और सभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो होंगे ऐप पे। आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और द प्रयागराज इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, आप ये एक लोगो दिखेगा, इसको इंस्टॉल कीजिए। इस टेस्ट के लिए जो फीस रखी गई है मात्र 499 रुपये रखी गई है। ठीक है,
और जो भी क्वेरी करना हो आप जो है ये दिया गया नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।